हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को सुप्रभात, नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रथम वर्ष का विषय बाल्यावस्था एवं बाल विकास की इकाई 1 की लाइव क्लासेस हमने स्टार्ट की है। तो बाल्यावस्था एवं बाल विकास की इकाई 1 की हमारी 6वीं क्लास होने वाली है, जो सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद जो 7वां लेक्चर आएगा वो होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों का। ध्यान रखिएगा, उसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे। उसके बाद इकाई 1 खत्म हो जाएगी, फिर इकाई 2 स्टार्ट करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है बाल्यावस्था एवं बाल विकास इकाई 1, उसमें हम बात करने वाले हैं कि भाई समावेशी शिक्षा, इसमें हम कई प्रकार की बातें करेंगे। अवलोकन की सीमाएं, ऐसी कई सारी टॉपिक्स को जानेंगे। निरीक्षण विधि है ना, कई सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा, सेशन पे बने रहेगा, मिस नहीं करना है। जितने भी लोग फटाफट जुड़ रहे हैं सेशन से, तो जुड़ते चलिए। सेशन को जुड़ के भाई पहले लाइक करना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना है। तो आज का जो हमारा सेशन है, आज की जो हमारी क्लास है, ये हमारी क्लास है इकाई 1 की, और ये प्रथम वर्ष की क्लास, जिसमें हम बात करेंगे भाई क्लास नंबर 6 की। ये हमारी कक्षा नंबर 6 होने वाली है। और इसके बाद जो आखिरी क्लास होगी कल, वो होगी ऑब्जेक्टिव्स की। ठीक है, तो ध्यान रखें, रेगुलर क्लास चल रही है। और हमारा फर्स्ट ईयर का ये प्रथम वर्ष का क्लास है। सेकंड ईयर का भी क्लास लगता है तो शाम को लगता है। फर्स्ट ईयर का क्लास, प्रथम वर्ष का क्लास सुबह 9 बजे, और सेकंड ईयर का क्लास रात को 9 बजे। तो सुबह 9 बजे, रात को 9 बजे, इस प्रकार से 2 टाइमिंग फिक्स है, ध्यान रखेंगे। चलिए तो आगे बढ़े, फटाफट शेयर कीजिए दूसरों तक, अपने क्लास में फ्रेंड तक लिंक को शेयर कीजिए, पहुंचा दीजिए कि हाँ लाइव आ चुके हैं सर, क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, पहले से बता दूं कि जिन्होंने अभी तक कोर्स परचेस नहीं किया है, भाई जिन्होंने अभी तक कोर्स नहीं खरीदा उनको बता दूं, हमने संपूर्ण कोर्स लॉन्च किया है सत्र 2023-24 के लिए, जिसमें हमने नए तरह के पूरे नोट्स अपलोड किए हैं, वीडियो लेक्चर्स, मैराथन क्लासेस ऐड की गई हैं, ये सारी बातें। और 2023 का, 2022 का, 2021 का, इन सब का ओरिजिनल पीडीएफ जो पहले आया था बोर्ड का एग्जाम का पेपर का पीडीएफ, वो पूरा अपलोड है। यानी आप रियल पेपर भी देख सकते हैं कैसा आता है, कैसे आया था, सारे क्वेश्चन उसमें इंक्लूड रहते हैं। पैटर्न पता चल जाएगा आपको। फिर नोट्स, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, ये सब कुछ अवेलेबल होगा आपको हमारे कोर्स में। कोर्स के लिए करना क्या है आपको, कुछ नहीं ज्यादा, आपको बस इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके कोर्स की इंफॉर्मेशन लेनी है और कोर्स परचेस कर लेना है। ठीक है, आपको सब कुछ हमारे ऐप में मिलेगा। ऐप की लिंक आपको कोर्स परचेस करने के, पेमेंट करने के बाद ही दी जाएगी। वहां पे पूरा प्रोसेस समझाया जाएगा। ठीक, तो ये सब कुछ पूरा पैकेज आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग, 350 से ज्यादा स्टूडेंट ज्वाइन भी हो चुके हैं, आप सब भी ज्वाइन हो सकते हैं। ध्यान रखेंगे, आपकी तैयारी को एक बड़ा बूस्टअप मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया तैयारी आपकी शुरू हो जाएगी, दूसरों से आप आगे निकल जाएंगे। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं अवलोकन की सीमाओं के बारे में। ये प्रीवियस क्लास में भी इसको थोड़ा सा हमने समझा था, एक शॉर्ट रिवीजन भी इसका कर लेंगे। अवलोकन की सीमाएं, देखो अवलोकन का मतलब भी निरीक्षण ही होता है ना। अवलोकन का मतलब भी निरीक्षण होता है, याद रखिएगा, यानी नजर रखना होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है। अवलोकन में क्या होता है, शिक्षक जो होता है, अध्यापक जो होता है, और माँ बाप जो होते हैं, इनमें से कोई भी कर सकता है अवलोकन। अवलोकन का मतलब क्या, आप किसी को देख रहे हैं, उसके व्यवहार को, वो कैसी हरकत कर रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, कहाँ जा रहा है, किस तरह की एक्टिविटीज कर रहा है, अच्छी हरकत, बुरी हरकत ही कर रहा है, कितना पढ़ाई को टाइम दे रहा है, कितना नहीं दे रहा है, किन लोगों के साथ रह रहा है, और ये सारी चीजें लिख के एक रिपोर्ट तैयार करेंगे कि हाँ भाई ये सारे काम इसके अच्छे हैं, 2-3 काम गलत है, इसके सारे काम गलत है, 1-2 काम ही अच्छे। इसे समझ में आ जाएगा कि बालक है किस प्रकार का। ठीक, तो यही अवलोकन है। फिर अवलोकन की कुछ प्रॉब्लम्स है, अवलोकन में कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं। जैसे मैं किसी को दूर से देख रहा हूं तो मोबाइल चला रहा है, तो हमें तो दिखेगा कि मोबाइल चला रहा है, टाइम पास कर रहा है, लेकिन मोबाइल में हो सकता था पढ़ाई की बात सर्च कर रहा हो सकता है मोबाइल में कुछ पढ़ाई की बात कर रहा था, इंपॉर्टेंट चीज कर रहा था, है ना। तो ये ध्यान में रखेंगे, अवलोकन में आप 100% श्योर नहीं हो सकते कि आपने जो रिपोर्ट बनाई है वो 100% सही है कि नहीं, क्योंकि आंखों से देखा हुआ हर चीज सही नहीं होती, पहले भी जानते हैं। तो अवलोकन की कुछ सीमाएं दी गई हैं। ठीक है, ये सवाल कई बार पूछ चुका है, पीवाईक्यू है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दिस इज द पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये 3-3 नंबर के लिए पहले भी पूछ चुका है ये सवाल, याद रखेंगे अवलोकन का। तो अवलोकन में अति पक्षपात संभव है, यानी हम जिसको पसंद करते हैं हमें लगता है उसकी सारी बात अच्छी है, हम जिसको पसंद नहीं करते हमें लगता है उसकी सारी बात गलत है। तो हम क्या कर सकते हैं, अवलोकन में अति पक्षपात यानी कुछ ज्यादा ही साइड ले सकते हैं। दूसरा, समय तथा आवृत्तियों की दृष्टि से अवलोकन सीमित रूप में संपन्न हो सकता है। अवलोकन जो है भाई वो समय और आवृत्तियों की दृष्टि से, मतलब समय देखोगे और कंडीशन देखोगे तो अवलोकन बहुत ही कम टाइम में हो सकता है। मतलब आप किसी बच्चे को देखो कि स्कूल में क्या कर रहा है, क्लास में क्या कर रहा है, प्लेग्राउंड में क्या कर रहा है, बस खत्म कर लिया अवलोकन। भाई वो घर पर क्या करता है, रात रात भर जाग के पढ़ता है, या क्या ऐसा करता है जिससे बच्चा बहुत अच्छे नंबर ला रहा है, तो आप सच्चाई नहीं जान सकते। कई ऐसे स्टूडेंट होते दिन भर खेलते मस्ती करते हैं, लेकिन रात को जाके घर पर बढ़िया से पढ़ाई कर लेते, ईमानदारी से, टॉप कर जाते। पर हमें तो दिखता है, दुनिया देखती है ये तो मस्ती करते रहता है, पता नहीं कैसे नंबर लाता होगा, चीटिंग करता होगा, ऐसा अंदाजा लगा लेते। पर ये गलत है, याद रखिएगा, हर बार सच्चाई पता नहीं चलती अवलोकन से, ये नुकसान है। तीसरा, अवलोकन में किए जाने वाले मुद्दे
परिस्थिति से संगत नहीं हो सकते। कई बार ऐसा होता है कि आप जिस चीज के लिए अवलोकन कर रहे हो उस नहीं होगा उस कारण से। मतलब जैसे समझा रहा हूं, जैसे मान लो आप अवलोकन कर रहे हो कि बच्चा पढ़ाई में होशियार है कि नहीं, लेकिन आप जाके प्लेग्राउंड में उसको देख रहे हो। अब भाई प्लेग्राउंड में कोई बच्चा खेलने में बहुत एक्सपर्ट होगा लेकिन पढ़ाई में पीछे हो सकता है। तो अवलोकन का मुद्दा खेलते वक्त ध्यान रखने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो ये ध्यान रखेंगे, कई बार अवलोकन में जो मुद्दे होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, वो कंडीशन के हिसाब से फिट नहीं बैठते, गड़बड़ी होती है। चौथा, अपनी रिपोर्ट की दृष्टि से अवलोकन में शुद्धता का अभाव पाया जाना संभव है और हर किसी का नजरिया अलग होता है। जैसे मैं गणित का टीचर हूं और मैं किसी बच्चे पर नजर रखूं तो अलग अवलोकन करूंगा। अगर मैं विज्ञान का टीचर हूं, उस बच्चे का अवलोकन करूंगा तो अलग रिपोर्ट बनाऊंगा। तो अपनी अपनी दृष्टि में अवलोकन में अलग अलग रिपोर्ट सामने आती है, अलग अलग निष्कर्ष निकलते हैं। तो कौन सा सही है क्या पता, कौन बताएगा कि कौन सा सही है ना, क्योंकि सबका नजरिया अलग होता है। तो अवलोकन की दृष्टि में जो होता है भाई, उसमें शुद्धता का अभाव होता है। शुद्धता होगा कि नहीं होगा, 100% एक्यूरेट करेक्ट किया गया है अवलोकन के नहीं, पता नहीं चलेगा। प्रेक्षित व्यवहार, ऑब्जर्व एटीट्यूड में गलत व्याख्या का निर्वचन हो सकता है। हमें दिखा कि वो हमें ऐसा बोल रहा है, लेकिन भाई हो सकता है कि उसने ऐसा इसलिए बोला हो क्योंकि वो पीछे परेशान था या कुछ और था। तो कई बार हमें बच्चे का जो व्यवहार या जो उसका ऑब्जर्व एटीट्यूड दिखेगा, हमें लगा कि एटीट्यूड दिखा रहा है, जबकि हो सकता है बच्चा तकलीफ में हो, प्रॉब्लम में हो, है ना, इसलिए वो किसी से बात शेयर नहीं करता हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो अवलोकन के समय बहुत सी चीजें हमसे छूट जाती हैं, बहुत सी चीजें गलत भी हो जाती है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़े। ये टॉपिक तो रिवीजन था एक्चुअली में पहले से भी। चलिए, तो अगला सवाल जो हमारा है वो है समावेशी शिक्षा। बहुत महत्वपूर्ण भाई, पहले ही वो बहुत बार आया हुआ है। समावेशी शिक्षा का महत्व बतलाइए। ये 2022 में आ चुका है। कंपार्टमेंट यानी सप्लीमेंट्री वाले एग्जाम, द्वितीय चांस वाले एग्जाम के 2019 में भी आया था, ये 2023 में भी आया ही था और में, ये ध्यान रखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, समावेशी शिक्षा का महत्व बतलाइए। PIQ है ये, ध्यान रखिएगा। तो समावेशी शिक्षा से राष्ट्र का विकास होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन जिसे कहते हैं। समावेशी शिक्षा का मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन, इससे क्या होगा, राष्ट्र का विकास होगा, डेवलपमेंट ऑफ नेशन। याद रखिएगा, देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ नेशन। दूसरा, शिक्षा की सर्वव्यापकता और या सार्वभौमिकता विकास, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट इन एजुकेशन, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। भाई विकास, शिक्षा का विकास, पढ़ाई लिखाई का जो विकास होगा ओवरऑल समग्र होगा, पूरा होगा, ध्यान रखिएगा। तो शिक्षा की सर्वव्यापकता या सार्वभौतिक विकास यहां से होगा। तीसरा, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, इससे एजुकेशन का लेवल, नॉलेज का लेवल जो होगा इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, शिक्षा का स्तर का बढ़ना। चौथा, सामाजिक समानता का उपयोग। भाई इस समावेशी शिक्षा से सामाजिक समानता, इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब सबको शामिल करना। याद रखिएगा, इंक्लूसिव मतलब अगर कोई बच्चा विकलांग भी है लेकिन फिर भी उसको अपनी क्लास में बिठा के हम पढ़ा रहे हैं, या कोई बच्चा मंदबुद्धि बालक है फिर भी हम उसको वही पढ़ा रहे जो किसी टॉपर को पढ़ा रहे, यानी कोई भेदभाव नहीं हो रहा। तो इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा से हम सामाजिक एकता ला सकते हैं, यूनिटी ला सकते हैं, इक्वालिटी, समानता ला सकते हैं। ठीक है, तो इससे सामाजिक समानता का भी उपयोग हो जाएगा। फिर बालक का व्यक्तिगत जीवन एवं उसका विकास। भाई बालक का व्यक्तिगत जीवन, उसका पर्सनल लाइफ जो होगी और उसका जो डेवलपमेंट होगा वो हो सकता है, क्योंकि भाई हर बच्चे का अपना अलग अलग टॉपिक, अपना अलग अलग मोटिव होता है, अलग अलग कारण होते हैं। तो उस बच्चे का विकास तभी होगा जब उस बच्चे को शामिल किया जाएगा। अगर कोई बच्चा मान लो गणित में अच्छा है और कोई बच्चा विज्ञान में अच्छा है, तो हम क्या करेंगे, विज्ञान वाले को पढ़ाएंगे या गणित वाले को नहीं पढ़ाएंगे, या गणित को पढ़ाएंगे विज्ञान को नहीं पढ़ाएंगे? नहीं, हमको दोनों को शामिल करना है, दोनों को अच्छा बनाना है। तो ये होता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा हर तरह के बालक, हर लेवल के स्टूडेंट को अच्छा सिखा देती है, उसका डेवलपमेंट कर देती है, विकास कर देती है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये सारे जो हैं समावेशी शिक्षा का महत्व है। क्या महत्व है समावेशी शिक्षा का? पहला, राष्ट्र का विकास होगा। दूसरा, शिक्षा की सर्वव्यापकता या सार्वभौमिक विकास होगा। तीसरा, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, लेवल ऑफ एजुकेशन विल इंक्रीज। चौथा, सामाजिक समानता का उपयोग होगा, सोशल इक्वालिटी का यूज हो पाएगा अच्छे से। और पांचवा, बालक का व्यक्तिगत जीवन एवं उसका विकास होगा, यानी देयर विल बी पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। बच्चे का क्या होगा, पर्सनल, उसकी जो लाइफ है उसमें विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं, ये समावेशी शिक्षा का महत्व है। और बता रहे हैं आपको, सिर्फ इतना लिखने से नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपको परीक्षा में सवाल आता है कि समावेशी शिक्षा का महत्व बतलाइए, तो आप हेडिंग देंगे समावेशी शिक्षा का महत्व, नीचे एक लाइन लिखेंगे, समावेशी शिक्षा का महत्व निम्नलिखित दिया गया है। नंबर 1, राष्ट्र का विकास, फिर डैश देकर उसमें थ्योरी लिखेंगे कि समावेशी शिक्षा से राष्ट्र का विकास संभव है, राष्ट्र के अनेक तथ्यों को विकास करने में समावेशी शिक्षा
भूमिका अदा करती है। थ्योरी भी लिखना है, सिर्फ इतना लिख देने से नंबर नहीं मिलेगा। इतना समय नहीं है कि ऑनलाइन में लाइव में वीडियो में भाई आपको पूरा 5-5 लाइन का थ्योरी में लिखकर भी बताऊं हर पॉइंट का, याद रखिएगा। इसलिए ये सारी चीज को हमने नोट्स में इंक्लूड किया है। अगर आप हमारा नोट्स परचेस करें तो आपको उसमें सारी चीजें मिल जाएंगी, ध्यान रखिएगा। तो आप वो थ्योरी लिखोगे सही से तब 5 में से 5 नंबर मिलेंगे, तब 4 में से 4 नंबर मिलेंगे। सिर्फ ये पॉइंट लिख देने से 4 नंबर नहीं मिल जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये पॉइंट तो आपको याद करने की टेक्निक है, आपको समझने की टेक्निक है कि आप भूले ना, याद रखें, ठीक। ये हो गया समावेशी शिक्षा का महत्व। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। चलिए, अगला टॉपिक है वृतांत अभिलेख यानी एनेक्डोटल रिकॉर्ड। बहुत महत्वपूर्ण, सब लोग ध्यान दे दो भाई। ये है वृतांत अभिलेख यानी कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड। अब ये होता क्या है, ठीक है, ये क्या होता है, किस काम में आता है, ये सारी बातें हम करेंगे, डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनना है क्योंकि ऐसा शब्द है ऐसा जो आपने डेली लाइफ में कभी नहीं सुना होगा, है ना। समावेशी शिक्षा ये तो सुना भी होगा, लेकिन एनेक्डोटल रिकॉर्ड, वृतांत अभिलेख, ये क्या होता है, चलो इसकी बात करते हैं। देखो, शिक्षक जो होता है वो छात्र से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं को, जानकारियों को संक्षिप्त विवरण लिखता रहता है। यानी कि आपने पोर्टफोलियो का भी नाम सुना होगा, ठीक है। जैसे कि एक लिस्ट होती है, ठीक है। मेरे पास एक किताब है, उस किताब में एक पन्ने पे मैंने एक बालक का नाम लिख दिया। चलो, इस बालक का नाम लिख दिया मैंने, अभिषेक लिख दिया उसका नाम। तो अभिषेक के जीवन में क्या क्या हो रहा है, ये रोज क्या करता है, रोज लेट तो आता है। अगर चलो पहला पॉइंट लिख देंगे कि ये रोज लेट आता है। फिर लिख दिया कि ये खेलता, टिफिन लंच नहीं लाता, लंच बॉक्स नहीं लाता है। यानी किसी भी बालक के उसके हाव भाव, उसके व्यवहार से संबंधित जो जानकारी होती है जिसको नोट किया जाता है। ऐसा इसलिए कभी पेरेंट्स मीटिंग होगी तो बताया जाएगा, या बच्चे का नंबर कम आया तो गिने जाएंगे क्यों नंबर कम आया। ये लड़का खेलने में ज्यादा ध्यान देता था, ये लड़का क्लास में बातचीत बहुत करता था, ये लड़का टॉयलेट जाता था वॉशरूम तो अच्छा देर से घूम फिर के आता था, एकदम पूरा स्कूल पूरा घूम के चक्कर मार के आता था। तो इस बच्चे की आदतों की वजह से इसके नंबर कम आए हैं, इसको डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा ना। तो उस काम में आ जाता है बाद में, तो उसकी बात बाद में करते हैं। अभी इतना जान लीजिए अब कि ये वृतांत अभिलेख एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता क्या है। तो शिक्षक क्या करता है, छात्र संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं, जानकारियां होती हैं उनका एक संक्षिप्त रिकॉर्ड रखता है। उनका मतलब एक शॉर्ट में रिकॉर्ड रखता है, लिख के रखता है, ठीक। इस प्रकार की घटनाओं का संकलन को वृत्तांत अभिलेख या फिर घटना वृत्तांत प्रपत्र कहते हैं, प्रपत्र कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड, जिसे हिंदी में वृत्तांत अभिलेख कहते हैं, इसका दूसरा नाम है घटना वृत्त प्रपत्र। हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछ दे कि वृत्तांत अभिलेख किसे कहते हैं, वृत्तांत अभिलेख का दूसरा नाम क्या है। तो वृत्तांत अभिलेख का दूसरा नाम क्या है, घटना वृत्त प्रपत्र। परिभाषा कैसे लिखेंगे कि बालक, शिक्षक जो होता है वो छात्र के जीवन से संबंधित या छात्र की दिनचर्या से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का संक्षिप्त में अपने पास एक वर्णन रखता है, लिख कर रखता है। इसको ही, इन घटनाओं को, संकलन को, इस घटनाओं को, इस अभिलेखों को, इनको जोड़ने के बाद ही हम वृत्तांत अभिलेख बना पाते हैं। इसको ही वृत्तांत अभिलेख कहते हैं, इसको ही एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम है घटनावृत्त प्रपत्र। दूसरा नाम क्या है इसका, घटनावृत्त प्रपत्र है। यह व्यवहार अंकित करने का अत्यंत सरल ढंग है। किसी का भी व्यवहार, किसी का भी बिहेवियर नोट करने का, लिख के रखने का, सामने रखने का क्या है, बहुत ही बढ़िया तरीका है। इसी तरीके से व्यवहार को हम नोट करके रख सकते हैं, इसी तरीके से हम व्यवहार को जांच के रख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो वृत्तांत अभिलेख एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्लियर है, समझ में आ गया आपको क्या होता है। एक शॉर्ट में रिवीजन दे दूं, एक शॉर्ट में बता दूं, यहां मत देखिए, सीधा मेरी बातों पर ध्यान दीजिए, सुनिए क्या कह रहा हूं कि वृत्तांत अभिलेख होता क्या है। शिक्षक जो होता है, टीचर जो होता है, वो अपने छात्र विद्यार्थी के जीवन में घट रही महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में कुछ जानकारियों को संक्षेप रूप में अपने पास लिख कर रखता है। इन्हीं महत्वपूर्ण घटनाओं को, जानकारियों को वृत्तांत अभिलेख एनेक्डोटल रिकॉर्ड या फिर इसको घटना वृत्त प्रपत्र कहते हैं। ये हो गया एनेक्डोटल रिकॉर्ड। अब इससे फायदा क्या है, तो भाई इससे बच्चे के व्यवहार को समझने में बड़ी आसानी होती है। उसके व्यवहार के बारे में पूरा नोट करके रखोगे। भाई कक्षा में 40 विद्यार्थी, तो 40 विद्यार्थियों के बारे में ओरली तो याद नहीं हो सकता, है ना। क्या ऑब्जर्व किया, लिख के रखना पड़ेगा ना डेटा। तो यही एनेक्डोटल रिकॉर्ड का काम आता है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखो, तो अध्यापक इसके अंतर्गत घटना का वास्तविक, अब कुछ खास पॉइंट। पहला कि अध्यापक इसके अंतर्गत घटना का वास्तविक वर्णन लिखित रूप में वृत्तांत अभिलेख में कर देता है। जैसे आज मैंने देखा कि इस बच्चे ने कक्षा में देरी से पहुंचा और देरी से पहुंचने के बावजूद भी इसने अपना गृह कार्य पूरा करके आया था,
ठीक है, तो ये रिकॉर्ड लिख दिया। इससे क्या होता है कि भाई इस एनेक्डोटल रिकॉर्ड यानी कि वृत्तांत अभिलेख में अंकित कर शिक्षार्थी की फाइल अपने पास रख लेता है। एक अपने पास डेटा, एक फाइल तैयार हुई अपने पास इस बच्चे के बारे में, ठीक है। अब देखो ना पुलिस थाने में कैसा होता है, पूरी फाइल रखी होती है किसी भी केस की, उसकी सारी जानकारी मिल जाती है, कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। वैसे ही बालक के बारे में जब मान लो बालक के पेरेंट्स आएंगे, बताएंगे बताओ कि इसका क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, या प्रिंसिपल पूछेगा कोई और तो बता देंगे इस बच्चे का ऐसा ऐसा व्यवहार है, इस बच्चे ने ऐसा ऐसा हरकत किया है, इस बच्चे ने इतना अच्छा अच्छा काम भी किया है, इतने बुरे बुरे काम भी किए हैं, सब बता देंगे। ठीक, इस घटना का वर्णन, दूसरा बात, घटना का वर्णन उसी समय किया जाता है जब घटना घटित होती है। लिखते समय घटना को ज्यों का त्यों लिखा जाता है। अब जैसे मैंने देखा क्लास में बच्चा बात कर रहा है, आज बहुत मस्ती किया इसने, तो आज मैं लिखूंगा डायरी में कि इस लड़के ने आज बहुत परेशान किया, नाक में दम कर दिया, किसी कक्षा में इसका ध्यान नहीं था और आज तो ये गृह कार्य करके भी नहीं आया था। पता चल गया डिसिप्लिन नहीं है, ध्यान भटक रहा है, पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं है, संवेदनशील नहीं है, ये पता चल गया। तो इसमें शिक्षक जो होता है घटना को देखता है और देखने के बाद ज्यों का त्यों, सेम टू सेम एज इट इज लिख देता है अपने पास, एग्जैक्टली सेम टू सेम। ठीक, तीसरा, यदि शिक्षक चाहे तो घटना के संबंध में अपना मत लिखित रूप में भी लिख सकता है। अगर टीचर चाहे, देखो टीचर क्या करता है, उस बालक ने क्या किया वो लिखेगा। अब ऐसा करने से बालक, जो घटना हुई है उस घटना से क्या पता चलता है, बालक मंदबुद्धि बालक है, बालक बहुत चंचल है, बालक बहुत ही इनडिसिप्लिन है, व्यवहारहीन है, ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसे अनुशासनहीन है, ये भी हम लिख सकते हैं। तो घटना का निष्कर्ष भी टीचर निकाल सकता है और वो भी लिख सकता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में, वृत्तांत अभिलेख में टीचर ये भी करता है, घटना को तो लिखता ही है लेकिन घटना से उसको क्या समझ में आया बालक के बारे में ये भी टीचर लिख सकता है, ये भी ध्यान में रखना। ठीक, तो यदि शिक्षक चाहे तो घटना के संबंध में अपना मत लिखित रूप में अंकित कर सकता है, नोट कर सकता है। अंकित मतलब नोट, अंकित नाम नहीं है, ठीक है, परंतु इसके लिए उसे अलग स्थान का उपयोग करना चाहिए। क्यों, आप एक ही पेज में लिख रहे हो उसी घटना है, उसी पेज में उसका रिजल्ट भी लिख रहे हो, नहीं, रिजल्ट अलग पेज में लिखो। इससे पता चलता है कि बालक का व्यवहार ऐसा है, अलग पैराग्राफ, अलग पेज, है ना, कुछ इस प्रकार से। तो ये लिखना जाना, ये वृत्तांत अभिलेख के बारे में क्लियर है। वृत्तांत अभिलेख के बारे में क्लियर बता दिया मैंने क्या होता है ना। तो एक बालक जो गतिविधि करता है, शिक्षक उसको जो का तो अपने पास लिखता है। इसी लेख को वृत्तांत अभिलेख या फिर एनेक्डोटल रिकॉर्ड या फिर भाई वृत्त प्रवृत्ति, क्या कहते हैं उसे, हमने अभी जस्ट देखा था ना, एक क्या कहते हैं उसको भाई, हाँ, घटनावृत्त प्रपत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, घटनावृत्त प्रपत्र भी कहते हैं। ठीक है, चलो, तो ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड, वृत्तांत अभिलेख या घटनावृत्त प्रपत्र क्लियर हो गया। चलो, तो अब आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे हम यहां पर विद्यार्थी के व्यवहार के अध्ययन करने की कुछ विधियों के बारे में। विद्यार्थी का जो व्यवहार होता है, उसके व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है, उसको अध्ययन करने की कुछ विधियां होती हैं, कुछ तरीके, यानी किस तरीके से बच्चे का अध्ययन करेंगे। देखो, किसी बच्चे का व्यवहार जानना है तो आपको उस बच्चे के व्यवहार को देखना पड़ेगा, पर देखने के तरीके होंगे, किस तरह से देखेंगे, परीक्षण करने का, टेस्ट करने का तरीका होगा, किस तरीके से टेस्ट करेंगे, है ना। तो वही सारी विधियां यहां पर दी गई हैं। यहां से वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर भी बनता है, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, सवाल क्या है, विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन करने की विधियां। कोई भी स्टूडेंट जो होता है उसके व्यवहार का अध्ययन, उसके बिहेवियर का स्टडी, है ना, ऑब्जर्वेशन, अध्ययन करने का जो मेथड्स है, जो विधियां हैं वो। अगर आपको पूछे विद्यार्थी व्यवहार का अध्ययन करने की विधियां बतलाइए, तो आप डायरेक्ट मत लिख दीजिएगा, पहले हेडिंग दीजिएगा, विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन करने की विधियां, फिर थ्योरी लिखना। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों को मुख्यतः 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, निम्न, 3 नहीं, निम्न भागों में। ठीक है, ये आपको बोलेगा कि विद्यार्थी व्यवहार का अध्ययन करने की निम्नलिखित विधियां दी गई हैं या फिर विधियां निम्नलिखित दी गई हैं, ऐसा कुछ आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, निरीक्षणात्मक विधियां, निरीक्षण करने वाली विधियां। नंबर 2, साक्षात्कार विधियां, इंटरव्यू वाला, पूछताछ। नंबर 3, प्रयोगात्मक विधियां, प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट करना। नंबर 4, विवरणात्मक विधियां, विवरण देना, डिटेल में लिखना। नंबर 5, समाज मिति विधियां, समाज के हिसाब से, समाज को उसने कैसे ढाला, अपनाया, समाज के रीति रिवाजों में वो ढला कि नहीं ढला, समाज के बनाए गए नियमों को पालन कर रहा है कि नहीं, इस बेसिस पे, इस आधार पर भी विधियां होती है। तो हमारे सामने अगर पूछे व्यवहार के अध्ययन करने की विधियां बतलाइए, विद्यार्थी के व्यवहार, छात्र के व्यवहार के अध्ययन करने की विधियां, तो हम लिखेंगे कि भाई व्यवहार, शिक्षक, सॉरी माफ कीजिएगा, शिक्षक नहीं, छात्र या फिर शिक्षार्थी या फिर विद्यार्थी, उसके व्यवहार का अध्ययन करने की विधियां निम्नलिखित दी गई हैं। नंबर 1 विधि निरीक्षण विधि, नंबर 2 साक्षात्कार विधि, नंबर 3 प्रयोगात्मक विधि, नंबर 4 विवरणात्मक विधि, नंबर 5 समाज मिति विधि। ये 5 विधियां हैं, क्लियर। तो आपको बताना होगा। अगर मान लो 4 ऑप्शन दे दे ऐसा कि विद्यार्थी के व्यवहार की इनमें से कौन सी विधि है, तो देखना अगर वहां पे इसमें से एक भी विधि दिखी गई तो उसी को सही आंसर टिक कर देना।
तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर ऐसे भी परीक्षा में पूछे जाते हैं और आते ही हैं, ध्यान रख लेना भाई, आएंगे ही परीक्षा में। क्लियर? चलो तो आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला, निरीक्षण विधि का महत्व बतलाइए। निरीक्षण विधि का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इस विधि का? पहले तो ये विधि को जान लेते हैं, ठीक है, फिर इस विधि के बारे में जानेंगे। निरीक्षण विधि में क्या होता है, हम निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, यानी देखते हैं हाव भाव, चाल चलन, व्यवहार, बोलने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, पढ़ने का तरीका, है ना, हर चीज पे, हर एक उसकी घटना, हर एक हरकत पे नजर रखते हैं और फिर निरीक्षण करने के बाद हम जो निष्कर्ष निकालते हैं वही निरीक्षण विधि होती है। ठीक, तो चलो बात कर लेते हैं भाई निरीक्षण विधि में जो परिणाम। देखो अब पूछा है निरीक्षण विधि का महत्व बतलाइए, तो डायरेक्ट मुंह उठा के ऐसे मत लिख देना, हर बार बोलता हूं, पहले हेडिंग देना निरीक्षण विधि का महत्व, फिर 2 लाइन की थ्योरी लिखना, निरीक्षण विधि का महत्व निम्नलिखित दिया गया है, ये भी लिख देना। फिर नंबर 1, निरीक्षण विधि में जो परिणाम प्राप्त होते हैं वह अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। इस विधि में जो भी परिणाम आएगा वो बहुत ज्यादा विश्वसनीय और वैध होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी आंखों से देखा है कि वो, जैसे किसी ने कंप्लेन किया कि वो लेट आता है, ठीक है, अब आता है कि नहीं पता नहीं, बस कंप्लेन किया, लेकिन आप खुद इंतजार कर रहे हो 12 बजे अभी तक आया नहीं, यानी ये लेट हो रहा है, यानी इससे पता चल गया कि भाई हाँ ये बालक जो है लेट आता है। यानी इस विधि से हमको समझ में आ गया कि बालक जो है लेट आता है, यानी कि हमने खुद निरीक्षण किया, हमने खुद ही क्या किया भाई, हमने खुद निरीक्षण किया, हमने खुद ही उसका ऑब्जर्वेशन किया और पता चला कि हाँ बालक जो है वो लेट आता ही है। यानी इससे जो हमें पता चला वो एकदम करेक्ट पता चला, यानी इसका अधिक विश्वास आप कर सकते हो, इसका अधिक आप वैलिडिटी कर सकते हो, यानी वैलिड है, इस पे भरोसा किया जा सकता है। दूसरा, इस विधि के द्वारा एक समय में एक से अधिक प्राणियों एवं व्यवहारों का निरीक्षण आसानी से किया जा सकता है। पूरी क्लास पे नजर रख रहा हूं मैं, पूरी क्लास ही लेट आ रही है, पूरी क्लास टाइम पर पहुंच रही है, पूरी क्लास के अंदर मतलब बहुत ज्यादा यूनिटी है, एकता है, सब मिलके खेलते हैं, सब मिलके हल करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, यानी पूरे लोगों का भी व्यवहार भी जाना जा सकता है। यानी निरीक्षण विधि से, जैसे आप मैच देख रहे हो तो आप इंडियन टीम का मैच देखते हो तो आप पूरी टीम पे नजर रखते हो, पूरे 11 खिलाड़ी कैसे खेल रहे हैं, पूरे 11 खिलाड़ी कितने अच्छे हैं, कौन कैसे खेल रहे हैं, समझ में आ जाता है। तो निरीक्षण विधि से एक साथ एक से ज्यादा लोगों पर नजर रखी जा सकती है, एक से अधिक प्राणियों के व्यवहारों पर अध्ययन किया जा सकता है, उन्हें समझा जा सकता है। तीसरा, इस विधि से प्राप्त आंकड़े, आवृत्ति, आंकड़े मतलब डेटा, आवृत्ति मतलब भाई ग्राफ, प्रतिशत मतलब परसेंटेज आदि में प्राप्त होते हैं। यानी इस विधि से जो भी चीजें मिलती हैं वो डेटा कैसा होता है, वो डेटा आंकड़ों में होता है, नंबर में होता है, परसेंटेज में होता है, ग्राफ में होता है, तो बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। इस विधि से प्राप्त आंकड़े, आवृत्ति, प्रतिशत आदि में होते हैं, परसेंटेज में, डेटा में, सब समझने में बड़ी आसानी होती है। फिर क्योंकि इससे परिणाम, निष्कर्ष की वैधता बढ़ जाती है। अगला, इस विधि का उपयोग उस समय अधिक किया जाता है जब निरीक्षककर्ता को इस विधि के आधार पर उपकल्पनाएं बनानी होती हैं। जब हमें, देखो इस विधि को यूज कब करते हैं, जब हमें किसी व्यवहार समझ के कुछ टॉपिक निकालना है, ये ऐसा लड़का हो सकता है, चलो इसका व्यवहार देखते हैं, हाँ हाँ ऐसा ही होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। आपको जब इमेजिन करना है, कुछ कल्पना करनी है, तो पहले कुछ हरकतें देखोगे फिर कल्पना करोगे, ठीक है, तो याद रखेंगे। तो इस विधि से हम सहायता मिलती है जब हमें उपकल्पनाएं करनी होती है। 5वां, इस विधि का प्रयोग छोटे बच्चों, वयस्कों, पागलों, अपाहिजों, पशुओं आदि पर आसानी से किया जा सकता है। ये जो निरीक्षण विधि है, इस विधि का प्रयोग किस पे कर सकते हैं हम? छोटे बच्चों पर कर सकते हैं, वयस्कों यानी बड़ों पर भी कर सकते हैं, पागलों पर कर सकते हैं, अपाहिजों पर कर सकते हैं, जानवरों पर कर सकते हैं, है ना। कोई जानवर की तबीयत खराब है कैसे पता चलेगा? जानवर को जब हम निरीक्षण करेंगे, ठीक से बैठ नहीं पा रहा, ढंग से चारा नहीं खा रहा, तभी तो पता चलेगा ना, इससे ही हमें अच्छे से पता चलेगा। तो इस विधि का प्रयोग किन किन पर, इतने सारे लोगों पर, इतने सारे एक साथ इतनी चीजों पर इस्तेमाल किया जा सकता है, तो फायदेमंद है विधि, ठीक है। तो ये आपको शायद निरीक्षण विधि का महत्व समझ में आया कि निरीक्षण विधि का महत्व क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया भाई निरीक्षण विधि का महत्व। तो ये हमारी आज की क्लास, इसमें हमने बात की, क्या क्या बातें की हमने, एक बार फिर से चलो देख लिया जाए, एक बार फिर से समझ लिया जाए। तो इसमें हमने बात की भाई किन किन चीजों की, चलो तो सबसे पहले हमने बात की थी भाई, क्लास की जानकारी दी थी कि हमारा बाल्यावस्था बाल विकास का सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम सीधा ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस लेकर आएंगे, आखिरी लेक्चर, फिर उसके बाद यूनिट 2 स्टार्ट कर देंगे, ठीक। हमने इसमें सबसे पहले पढ़ा अवलोकन की सीमाओं के बारे में, प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, इसको डिटेल में और समझ लिया, ठीक। उसके बाद फिर हमने अवलोकन की सीमाओं के बाद क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि समावेशी शिक्षा का महत्व क्या होता है, ठीक है, समावेशी शिक्षा क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी पढ़ा। उसके बाद फिर हमने पढ़ा एनेक्डोटल रिकॉर्ड, वृतांत अभिलेख क्या होते हैं, क्या काम आते हैं, कैसे किया जाता है, ये भी हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई विद्यार्थी के व्यवहार पर जो अध्ययन करने की विधियां होती हैं, वो हमने विधियां पढ़ी, 5 विधियां, निरीक्षण, साक्षात्कार, प्रयोग, विवरण, समाजमिति, ये विधियां पढ़ी। और इसमें से एक विधि जो है निरीक्षण विधि, उसका महत्व भी जाना, क्योंकि ये बहुत बड़ा PYQ है, याद रखिए, बार बार पूछा गया, बार बार पूछता है, ठीक है, या इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव आएगा या सब्जेक्टिव आता ही है, तो याद रखें ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे आपको पढ़ाएगा, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये रही आज की क्लास,
और एक बार फिर से बताना चाहूंगा, जिन्होंने अभी तक कोर्स परचेस नहीं किया है भाई वो हमारा कोर्स परचेस कर लें। सत्र 2023-24 के लिए संपूर्ण कोर्स लाए हैं, उसको खरीद लीजिएगा। पीवाईक्यूज भी उसमें अपलोड कर दिए हैं 2022 के, 23 के, 21 के, 20 के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ओरिजिनल अपलोड कर दिए गए हैं। और इसमें आपको नोट्स, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर सब मिलेंगे। मैराथन क्लासेस ऑलरेडी अपलोड है ऐप पर, ठीक है। ये नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये कोर्स परचेस करना है, कोर्स पेमेंट करके उनको फिर ऐप की लिंक दी जाती है, फिर ऐप डाउनलोड करके ऐप में लॉगिन करके लॉगिन नेम बताते हैं, फिर मैं उस स्टूडेंट को ऐड करता हूं ग्रुप में, तो उसके बाद वो जाके सारी चीजों को एक्सेस कर पाएगा। याद रखिएगा, सिर्फ ऐप डाउनलोड करने से नहीं होगा, ऐप डाउनलोड करके जब तक मैं ऐड नहीं करूंगा नहीं चलेगा ऐप, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा इससे होता है कि बहुत लोग कुछ बेईमानी करते हैं कि ऐप डाउनलोड कर लेते हैं किसी से भी लिंक लेके और फिर कोर्स परचेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो ये बेईमानी है, क्योंकि जिन्होंने मेहनत से कोर्स परचेस किया है उनके साथ तो बेईमानी होगी ना। इसलिए सबको बराबरी मिले, इसलिए सब लोग परचेस करेंगे तो सबको ऐप मिलेगी और सभी कोर्स परचेस करके एसेस कर पाएंगे, ठीक। तो स्टूडेंट ये थी आज की क्लास हमारी 6वीं क्लास बाल व्यवस्था बाल विकास की इकाई 1 की। अब जो हमारी 7वीं क्लास होगी उसमें हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, और फिर हमारा वो भी यूनिट खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट यूनिट पर चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की क्लास, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल, देखते रहिए स्टडी क्लास, प्लेलिस्ट पूरी चेक कीजिए, सारी वीडियोस देखिए, एमपीडीएड की जानकारी वाली सारी वीडियोस देखिए। वीडियो बनाई है कि नोट्स से पढ़ना चाहिए या फिर सीरीज से क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, सारी जानकारी मैंने दी है, वो वीडियो भी देख लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखते रहिए स्टडी क्लास।